इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम में, सिस्टम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। इस अब तक हमने 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशन पढ़ लिए 10th क्लास में। अब क्या है, 3 वेरिएबल हो गया, 3 इक्वेशन हो गए, ठीक है, 3 वेरिएबल हो गए मेरे। इस प्रकार के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए जो हम यूज लगाते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूले का नाम है कैमर्स रूल। क्या है? कैमर्स रूल। कैमर स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे। 1705 से लेकर के 1758 के आसपास लगभग 52-53 साल जिए। तो इन्होंने इस प्रकार के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए एक रूल दिया। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पेयर को, सिस्टम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, या तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होता है। तो वो सारी चीजें अभी पहले हम एक बार यहां समझेंगे कि कब कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है। तो किसी भी सिस्टम का एट लीस्ट वन सॉल्यूशन है, एट लीस्ट पर कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस सिस्टम, वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, एट लीस्ट वन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो, देन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले क्या करना है, और इसको जो सॉल्व हम करेंगे वो डिटरमिनेंट के थ्रू करेंगे। तो आप देखो ये x, y, z, इनके जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, इनको लेकर के हम पहले एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। डिटरमिनेंट को ये छोटा वाला तो यहाँ पर इसको डेल्टा बोलते हैं, तो इनसे हमने ये ट्रायंगल एक डिटरमिनेंट बना देंगे पहले। ठीक है, देखिए मैं भी केवल इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को बता रहा हूं, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको डिटरमिनेंट लिखा है। आप मैट्रिक्स लिख लो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट भी होता है। इसको हम डिटरमिनेंट नहीं लिख सकते क्योंकि केवल कॉलम मैट्रिक्स को देगा, इसमें एक ही कॉलम है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारा कॉलम है, इसको यहां इसके कॉलम के साथ रिप्लेस करके हम 3 अलग अलग डिटरमिनेंट बनाएंगे। मान लो कि हमने इस d1, d2, d3 कॉलम को इसके पहले कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने पर जो हमें डिटरमिनेंट बना है डेल्टा वन, वो क्या बन रहा है वो तो दिया पहले। देखिए ये हमने 3 अलग अलग डिटरमिनेंट बना लिए। d1 यानी फर्स्ट कॉलम को चेंज किया, d2 यानी सेकंड कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया, और d3 थर्ड कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो गया? अब मैं किसी एक का सॉल्यूशन लेकर के आपको पहले करा रहा हूं, इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है ना? तो मैं पहले डेल्टा वन के लिए लेकर के चलता हूं। आप इसमें देखिए d1, d2, d3 की जो वैल्यू है, इसको हम इस वाले प्लेस पर रिप्लेस करेंगे। ऐसे ही आप दूसरे वाले के लिए करना, फिर थर्ड वाले के लिए भी इसकी प्रैक्टिस एक और कर लेना। देखिए ये हमने डेल्टा वन, यहाँ एक d1, d2, d3 की हमने वैल्यू पुट कर ली, a1x + b1y + c1z, a2x + b2y + c2z, a3x + b3y + c z। ठीक है, अब हमने जो डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ये एक कॉलम का जो प्रत्येक एलिमेंट है 3-3 नंबर के सम के रूप में दे रखा है। तो आपको क्या करना है इस वाली सिचुएशन में, जब ये 3-3 नंबर के सम के फॉर्मेट में दे रखा है, तो इनको भी हम पहले अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे करना है, डेल्टा वन इक्वल टू, देखिए हमें फर्स्ट वाला
ये बाई कॉमन आ जाएगा हमारा। अब आप इसके ये जो C1 और C2 है दोनों का प्रत्येक एलिमेंट सेम हो गया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस ऐसे इसके लिए Z इनटू इसका C1 और C3 दोनों सेम हो गए तो 0। तो डेल्टा 1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा x डेल्टा। तो x की जो वैल्यू आई वो निकल करके क्या आ गई डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिमिलरली बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा जब हम बाई वाले कंडीशन को ले लेंगे इस वाले के लिए, जब यहाँ पर ये सेकंड वाले में ये जब आप डेल्टा 2 में इसकी वैल्यू ठीक इसी प्रकार से तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा अपॉन डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ऐसे ही Z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये कैमर्स रूल है। क्या है ये कैमर्स रूल के थ्रू ये सीधे सीधे सॉल्यूशन, यानी आपको क्या करना है इस ये डिटरमिनेंट बना करके 3 डिटरमिनेंट बना लिए। इसका किसी भी रो किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंडेशन कर दो, डेल्टा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही जो डेल्टा 1 बनेगा उसका रेस्पेक्ट में एक्सपेंडेशन कर दो, ऐसे ही डेल्टा 2 के लिए आप एक्सपेंडेशन कर दो, ऐसे ही डेल्टा 3 के लिए आप एक्सपेंडेशन कर दो। ठीक है ना। और यहाँ पर आप रख दीजिए तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन पहले हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को भी अभी हमें समझना है। तो ये तो हमारा कैमर्स वाली रूल की कंडीशन। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ यदि जो हमारा डेल्टा है हमारा डिटरमिनेंट बना है, यदि डेल्टा की वैल्यू 0 आई तो आप 0 यहाँ पर करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे नॉट। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और यदि डेल्टा 0 आता है यानी जो हमारा ये डिटरमिनेंट बना था डेल्टा वाला, यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर हमारा गिवन सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी यूनिट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? ठीक, इसको आप मैं आपके लिए एक टेबल बना करके दे रहा हूं, उसके हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए हमें ये डेल्टा फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी जो हमें क्यों है। तो दो कंडीशन है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको डेल्टा को फाइंड आउट कर लेंगे। जो गिवन सिस्टम हमें दिया गया होगा उसका जो मेन डिटरमिनेंट बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बने करके कॉलम। तो ये दो कंडीशन होंगी डेल्टा फाइंड आउट करने पर। एक तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0। क्लियर? तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या क्या होंगे? x की वैल्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू यहाँ ये डेल्टा इक्वल टू 0 तो फिर यहाँ पर तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ये तीनों में से कोई भी 0 नहीं है। ऑल आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर नो सॉल्यूशन। और ऑल आर 0 है, ये सारे 0 है, तो फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इनमें क्या है कि मान लो कोई 2 0 हो सकते हैं, तीसरा 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आर नॉट 0। मैं इसलिए यहाँ पर ऑल वर्ड का यूज कर रहा हूँ। तीनों सभी 0 नहीं है, सभी 0 हो सकता है, 2 0 हो, 1 0 ना हो सकता है, 1 0 हो 2 0 ना हो, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन तीनों यदि 0 है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो या तो इनफिनिटली सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अब सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं आप उसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो है इसको समझ लेते हैं। ओके, अब देखिए यदि if x equals to 0 y equals to 0 and z equals to 0 तीनों की वैल्यू 0 आती है तो जो ऐसा सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और यदि ये तीनों 0 नहीं है तो फिर वो ऑल आर नॉट
ये हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे सबसे पहले क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करना है, डिटरमिनेंट बना लीजिए आप इसका। 1 1 1 1 -2 0 और 2 2 -1। तो सबसे पहले ये देखना कि ये इनकंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लेना है। वही R1 या C1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंडेशन कर देंगे। तो मैं इसका R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंडेशन लेता हूं। तो देखिए 1, ये दो बचेंगे, -2 2 0 -1, फिर यह माइनस आ गया 1। ये माइनस कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये जो टर्म है ये हमारा क्या है, 1 2 है, और 1 + 2 की पावर 3, 1 + 2 3 हो गया, तो -1 की पावर 3 तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब ये वाला कॉलम गया, तो 1 2 1 -1 +2, तो ये वाला कॉलम गया, तो 1 -2 1 0। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 -0 तो इनटू 2, माइनस का 1 इनटू, इधर आ जाओ माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 3 +2 इनटू 0 माइनस का 2, तो ये प्लस का 2। तो देखिए 2 + 3 + 4, 4 + 3 + 7 9, which is not equals to 0. So given equation has unique सॉल्यूशन। ऐसे करके कर लिया, हमें पता लग गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप देखिए, मैं पहले इस वाले इक्वेशन को आपको क्रैमर्स रूल से बताता हूं। किस रूल से? क्रैमर्स, CRAMER, क्रैमर्स रूल। मैंने आपको बताया ना, ये स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन रहे क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स जो है उनके नाम पर है, तो इसलिए इसको क्रैमर्स रूल कहते हैं। अब क्रैमर्स के लिए हमें क्या चाहिए, Δ1, Δ2, Δ3 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो आप देखिए Δ1 हम कैसे निकालते थे, हमने बताया था कि ये जो D1 D2 D3 है, इनको एक बार इस पर रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में तो Δ1 बन जाएगा। देखिए Δ1 आप इस वाली वैल्यू को यहाँ फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो 0 0 0 और ये दोनों फिर एज इट इज 1 -2 और 0 2 2 -1। तो किसी भी डिटरमिनेंट का, किसी भी एक रो या कॉलम का ईच एलिमेंट 0 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो Δ1 हमारा क्या हो गया, 0। ऐसे ही Δ2 की वैल्यू जब हम इसके साथ चेंज करेंगे तो ये भी 0 आ गया। Δ3 इसके साथ चेंज करेंगे तो फिर ये भी हमारा 0 आ गया। क्लियर हो गया? अगर ये 0 नहीं होता तो फिर इसकी तरह से हम इसको सॉल्व करते, तो Δ1 की वैल्यू आ जाती और Δ2 की वैल्यू आ जाती, ठीक है। अब x = हमने आपको क्या लिखाया था, Δ1 अपॉन डेल्टा, y = Δ2 अपॉन डेल्टा और z = Δ3 अपॉन डेल्टा। ये मैं आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन बता रहा हूं। Δ1 की वैल्यू 0, डेल्टा की वैल्यू 9, तो क्या आ गया 0, 0 अपॉन 9 0 और 0 अपॉन 9 = 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से x y z की वैल्यू यदि आपसे कह दिया जाए सॉल्व दिस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे। पहले डेल्टा की वैल्यू यहां से जो बनेगा, फिर Δ1 इसको रिप्लेस करके C1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, C1 की जगह पर, तो Δ1 बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। C2 की जगह पर रिप्लेस कर देंगे इन वैल्यूज को, D1 D2 D3 को, तो Δ2 ऐसे ही Δ3 और फिर x y z की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यदि हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व न करें, क्रैमर्स रूल से सॉल्व नहीं करना है, तो फिर हम जो अलग कंडीशन एडजेंट और इनवर्स निकाल करके जो हम करते हैं, फिर उसके थ्रू हम कैसे करेंगे उसको आप समझ लीजिएगा। देखिए ये एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। यूजिंग मैट्रिक्स
देखिए ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है इनको लेकर के मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 2 1 3। ज्यादातर बच्चे इसी रूल को चूज करते हैं 3 -2 -1। एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि यदि क्वेश्चन में क्रैमर्स रूल नहीं दिया कि आप क्रैमर रूल के थ्रू इसको करिए, अगर नहीं दिया है तो फिर आपको जो मैं अभी आपको ये मैट्रिक्स मेथड बता रहा हूं उसी मेथड से आपको सॉल्व करना। मैट्रिक्स मेथड के बारे में लिखे या न लिखे, आपको मैट्रिक्स मेथड से करना ही है। क्रैमर्स रूल से कब करना है? जब क्वेश्चन में इंडिविजुअली कहा जाए सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो ही आपको करना है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स मेथड से ये हमने मैट्रिक्स बना लिए, क्लियर हो गया। अब यहां आपको क्या करना है, इसको बनाने से पहले ये जो हमारा एक्स वाई जेड है एक मैट्रिक्स हम इसके द्वारा और यहां पर बना देंगे एक्स वाई जेड इनटू ये जो कोफिशिएंट से बन गया वो और इक्वल टू ये वाला। तो इसको नाम हम दे देंगे मैट्रिक्स ए, इसको नाम दे देंगे एक्स क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल का है, और इसको नाम दे देंगे बी। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इनटू बी। क्लियर। अब सबसे पहली प्रोसेस आपको क्या करनी, ए इनवर्स निकालना। क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स निकालना मैंने इससे जस्ट अपनी जो पहली वाली वीडियो है उस वाली वीडियो में मैंने आपको ए इनवर्स निकालना सिखाया था। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट को निकालने से पहले कोफैक्टर्स को निकालना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स को। ठीक है, चलिए तो ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके मैं कोफैक्टर्स निकाल देता हूं। ठीक है ना, देखिए ये हमने पहले कोफैक्टर्स निकाले ए मैट्रिक्स के, फिर कोफैक्टर्स के द्वारा जो मैट्रिक्स बनेगा उसको नाम जनरली हम क्या देते थे बी, लेकिन बी का यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर इसको नाम क्या देना है सी। अब ए का एडजॉइंट क्योंकि इनवर्स में एडजॉइंट पड़ेगी तो क्या निकालेंगे सी का ट्रांसपोज। तो ये जो हमारा कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, सी ट्रांसपोज हो गया। अब हमें क्या निकाल लेना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो देखिए 2 into, ठीक, इसकी ये वैल्यू आ गई हमारी a1 की 5, ठीक तो आएगा, प्लस ये माइनस होता है 3 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5, ठीक है, प्लस 3 इनटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो माइनस का 1 और प्लस का 6 हो जाएगा तो ये प्लस का 5। तो ये आ गया हमारा 10 प्लस 15 प्लस 15 कितना आ गया 40। तो ये जो हमारा डिटरमिनेंट है वो कितना आ गया 40 आ गया। क्या करना है ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने आपको लिखा था एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, ए का डिटरमिनेंट क्या है हमारा 40 तो 1/40 और ये जो हमारा एडजॉइंट ए बना है तो ये रहा। ठीक है, 5 5 5 3 माइनस 13 11 यही तो ये 5 5 5 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। क्लियर। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है x इक्वल टू इस वाले इक्वेशन में वन में पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू 1/40 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 1 माइनस 7। ठीक है, इनटू b, b हमारा ये 5
-4 3। अब आपको क्या करना है, पहले इनका इंटू कर लो दोनों का। ये हमारा 1/40 एज इट इज रहेगा, यहाँ एक्स वाई जेड ये आ गया, ठीक। ये 1/40 एज इट इज आ गया, इनका इंटू। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 5 5 जा 25 -12 प्लस इसमें 25 प्लस 52 -4 प्लस का 3। अब थर्ड रो का इसमें इंटू 25 -44 -21। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/40 इंटू, अब आप 25 27 52 कितना हो गया 40, 25 28 28 और 52 कितना हो गया 80, और ये हो गया माइनस के 65 और प्लस का 25, तो ये हो गया हमारा माइनस का 40। अब 40 का प्रत्येक क्रम में डिवाइडेशन कर दीजिएगा। एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये आ गया हमारा 1 2 -1। सो एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू -1। इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। Que onda su checho arriba las manos, caballo moreno penetra tu barrio, le enseño a rolas de rock back frente.